चलो ठीक है, आज प्यार भरा गुस्सा दिखाएंगे। आज मैं यहाँ किसी का दिल सही करने नहीं आया, मैं किसी का दिमाग भी सही करने नहीं आया। आज मैं आपके जिगर को मजबूत करने आया हूं, क्योंकि सोशल मीडिया पे कोई भी व्यक्ति बकवास सा एक वीडियो बना देता है और आपको उसे देख के दस्ते लग जाती है। तो मेरा मानना है कि दिल और दिमाग से ज्यादा जिगर मजबूत करने की जरूरत है, ताकि आप गुमराह नहीं हो और सही नॉलेज के साथ आप विश्वास जगा सकें कि जिस प्रोडक्ट को आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है और ये आपके जीवन को और आपके परिवार के जीवन को बदल सकता है। लोग कह रहे होंगे डॉक्टर साहब को क्या हो गया, हेल्थ की कोई बात ही नहीं कर रहे। एक्चुअली आपके पहले जब हेल्थ पे कोई बात कर चुका हूं, फिर यशवंत जी डेमो दिखाते हुए बहुत सारी बात कर चुके हो, तो आपके पास कुछ बचा ही नहीं बात करने के लिए, तो आप बकवास के अलावा कुछ भी नहीं करने वाले। पर चलो फिर भी मैं कुछ काम की बात करूंगा आपसे। मैं कौन हूं आप देख चुके हो, मैं क्या करता हूं। कोटा रत्न सम्मानित MBBS MS MTS कार्डियोथोरेसिक वास्कुलर सर्जन। लगभग 1200 लोगों के पास इंडिया में डिग्री है, जिसमें से वर्किंग हैंड 700-800 ही हैं। और उस वर्किंग हैंड में भी जो लोगों का जीवन बचा करके उनको सफलतापूर्वक घर भेज दें, ऐसे कम ही लोग हैं। ठीक है, अभी रिसेंटली मेरे आईसीयू में एक सिस्टर आई, वो डेटा रिकॉर्ड करती कि किस वार्ड में, किस आईसीयू में कितने लोगों की डेथ होती है, कितने लोगों की एंट्री होती है। तो आई, उसने मेरे से पूछा सर आपके आईसीयू में इस महीने कितने मरीजों की एंट्री हुई, कितने लोग भर्ती हुए ऑपरेशन के लिए, तो उसका नंबर दे दिया गया। फिर उसने लास्ट में एक लाइन बोली कि सर डेथ्स कितनी हुई। मैंने कहा डेथ्स हो गई होती तो फिर मैं यहाँ थोड़ी पहुंचता मंच पे। तो ऐसा है, तो हम आगे बढ़ते हैं। मुझे भी नहीं पता मैं आज आपसे क्या बात करने वाला हूं, क्या देके जाने वाला हूं, लेकिन ये जरूर है कि आज के बाद आपका जिगर मजबूत होगा और दस्ते नहीं लगेगी सोशल मीडिया पे कोई बकवास सा वीडियो देख करके। बिना सेहत के जीवन नहीं, बस पीड़ा की एक स्थिति, मौत की एक छवि। और इसीलिए यशवंत जी ने कहा कि आईसीयू सबसे बेहतरीन जगह है जहां लोगों को आपको सेहत के बारे में बताना चाहिए और इस तरह कुछ डेमोन्स्ट्रेशन दिखाना चाहिए कि आपका प्रोडक्ट आपका जीवन बदल सकता है। पर मैं आपको बता दूं वो सबसे बर्बाद जगह है डेमोन्स्ट्रेशन दिखाने की, क्योंकि आईसीयू में व्यक्ति पहुंचा ही इसलिए क्योंकि जब वो किसी दिन ऐसे प्रोग्राम में आया था उसने किसी की सुनी नहीं। तो अगर किसी को आईसीयू की हवा बहुत अच्छी लगती है तो वो आज मुझे भी ना सुने। पैसा कमाना है ना, उसे आईसीयू में देखेंगे, लेकिन बात है कि वहां पे भी $4000 लेकर के आना। यार मुझे वो हाथ से चलाने वाला मिल सकता है क्या, मेरी स्पीड थोड़ी बढ़ जाएगी, क्योंकि आपके हाथ और मेरे हाथों की रफ्तार में फर्क है। हाँ सही है, सही है। और हाथ दोनों की रफ्तार में, ऐसे हम बहुत धीरे चल पाएंगे। ओके मूव, फटाफट। मैं हमेशा कहता हूं कि एक 5 लाख की गाड़ी और 10 लाख की गाड़ी की आप बहुत कदर करते हैं, XP90 पेट्रोल भरवाते हैं, वो महंगा वाला पेट्रोल भरवाते हैं, गाड़ी अच्छी चले, लेकिन 550 करोड़ का शरीर। क्योंकि कई बार हम कहते हैं कि यार तुमने क्या विचार बनाया, एक इतनी अच्छी चीज हमने तुम्हें दिखाई जो तुम्हारा जीवन बदल सकती है, तो इसके बारे में क्या विचार बनाया है, तुम्हारे परिवार के स्वास्थ्य के बारे में, तुम क्या खर्चा करना चाहते हो, नहीं करना चाहते हो। कहता है कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं गरीब आदमी हूं। और मैं ये कहता हूं कि एक स्वस्थ शरीर 550 करोड़ जिसकी कीमत है, वो व्यक्ति अपने आप को गरीब कैसे कह सकता है। गरीब तो वो व्यक्ति है जिसके पास स्वास्थ्य नहीं है, जिसके पास दवाइयों का डब्बा मौजूद है घर पे। तो अगर किसी का शरीर स्वस्थ है तो वो अपने 550 करोड़ के शरीर की कदर करे, और उसके लिए $4000 कोई मायने नहीं रखते। ये बहुत ही छोटी सी कीमत है, क्योंकि आपका शरीर जो है बहुत ही कीमती है। तो अब हम बात करने वाले हैं हेल्थ और फिटनेस की, क्योंकि जैसे मैं कहता हूं कि आपका शरीर कीमती है, 550 करोड़ का है, तो आज यहाँ हॉल में बैठे हुए सभी लोगों ने निर्णय ले लिया कि आज से हम अपनी फिटनेस पे काम करेंगे। तो बहुत सारे लोग जाकर के पूरे साल भर की मेंबरशिप जिम की ले लेंगे, कोई गार्डन में घूमना स्टार्ट कर देगा, 1000 कदम पैदल चलेगा, कोई सबसे पहले जाकर के ऐसी घड़ी खरीदेगा जो उसका भविष्य बता सके। वो 10,000 कदम गिनने वाली घड़ी को मैं भविष्य बताने वाली घड़ी बताता हूँ, है ना, क्योंकि उसमें देख देख के आदमी तय करता है मैं कितना जीऊंगा। ये अलग बात है कि घड़ी पहनने के बाद कईयों की घड़ियां खत्म हो गई, ये वाली नहीं, जीवन की, है ना। तो फिटनेस के ऊपर काम करने लग जाता है, लेकिन वो ये नहीं समझता कि हेल्थ और फिटनेस में फर्क है। हेल्थ का मतलब है आप अपने शरीर को अंदरूनी रूप से कितना मजबूत बनाते हो, फिटनेस आप अपने शरीर को बाहर से कितना मजबूत बनाते हो। तो फिटनेस जरूरी नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत सारे फिटनेस ट्रेनर्स, बहुत सारे जिम में जाने वाले लोग
और बहुत सारे युवा जो अच्छे दिखते हैं वो डांस स्टेज पे नाचते नाचते हार्ट अटैक के शिकार हो जाते हैं, और हम हमेशा सोचने को मजबूर हो जाते हैं कि गड़बड़ कहाँ हो गई, क्योंकि उन्होंने फिटनेस पे तो बहुत काम किया, लेकिन उनको जहाँ काम करने की जरूरत थी वो थी उनकी हेल्थ। वो ये तय करती कि उनके जीवन में कितनी घड़ियां जुड़ने वाली, वो कितना लंबा जीने वाले हैं, और उनके पास कितना समय है। क्योंकि मेरे पास तो बहुत समय है, मैंने तो तैयारी कर ली है कि 150 वर्ष कैसे जिया जाए। तो आज मैं आपको फॉर्मूला बताने वाला हूं कि आप भी कैसे जी सकते हैं लंबा और बिना आईसीयू वाला जीवन। वो जरूरी है, क्योंकि कई लोग 10-10, 20-20 साल से आईसीयू में ही पड़े हुए हैं, वो उसको भी जीवन की गिनती में गिनते हैं। इसीलिए तो एवरेज एज हमारी 60 है, क्योंकि 40 में तो वो बिस्तर में आ गया, 20 साल उसने बिस्तर में गुजार दिए, वो उसको भी अपनी एवरेज एज में गिन रहा है। हाँ, इंडिया में यही कहते हैं, 20 साल बिस्तर में आईसीयू में बिताने वाला भी अपनी एवरेज एज 60 बता रहा है। 40 साल की उम्र के बाद मैंने कमरे से बाहर निकल के नहीं देखा, और मैं ऐसे लोगों से टकराया हूं जो जीवन एक कमरे में बिता रहे हैं। बाहर की हवा भी अगर सूंघ लें तो बीमार पड़ जाएंगे और मरने जैसी कंडीशन पैदा हो जाती है। तो एक पिंजरे में कैद तोते की तरह उनका जीवन हो गया है। तो आज हम बात करने वाले हेल्थ की, और जब हेल्थ की बात कर रहे हैं तो हम सबसे पहले पैदल चलना स्टार्ट करेंगे, 10,000 कदम चलेंगे, रनिंग करेंगे, दौड़ेंगे, भागेंगे। और मैंने भी ऐसा ही करना स्टार्ट करा आज से 20 साल पहले, जब मेरा बीपी जो है थोड़ा सा ज्यादा रहने लग गया। थोड़ा ज्यादा मतलब 180/110, जब मुझे पहली बार पता लगा कि एक्सीडेंटली मेरा बीपी ज्यादा है, तो मैंने रनिंग करनी स्टार्ट करी और मैंने अपनी फिटनेस पे काम करना स्टार्ट कर दिया, जैसा कि अमूमन लोग बात करते हैं। क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग करते हैं, तो वो आपकी मसल्स को स्ट्रेंथ देता है, आपकी कार्डियक हेल्थ को इंप्रूव करता है, आपके कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करता है, और आपके बीपी को भी रेगुलेट करने में हेल्प करना है। तो मुझे भी उससे फायदा हुआ। मैंने कैफीन छोड़ दी, चाय कॉफी छोड़ दी जिसका मैं शौकीन था, और जैसा कि आपको दिखाया गया कोल्ड ड्रिंक भी आपको प्रॉब्लम पैदा करती है, वो सब भी मैंने छोड़ दिया। तो डाइट पे थोड़ा सा काम करना स्टार्ट करा, बेसिक एक्सरसाइज पे ध्यान दिया, फुटबॉल खेलना स्टार्ट कर दिया, और मेरे ब्लड प्रेशर में भी मुझे काफी डिफरेंस दिखने लग गया। मैंने सिर्फ 2 महीने दवाइयाँ खाई और उसके बाद मैंने दवाई खानी छोड़ दी, क्योंकि दवाई मुझे कभी भी पसंद ही नहीं थी। ये अलग बात है कि मैं एलोपैथी का डॉक्टर हूँ, वो लोगों को देने के लिए। मेरा काम आपको देते हैं, गोली देना नहीं, आज मैं आपको गोली देने नहीं, आज जो मैं आपसे कहूंगा वो फैक्ट होगा। क्योंकि YouTube, Facebook और इंस्टा पे आपको ओपिनियंस मिलती है। क्या मिलती है? ओपिनियंस मिलती है। कोई भी बेवकूफ सा आदमी किसी भी तरह का एक बकवास सा वीडियो उसके ऊपर डाल देता है और आप उसे सच मान लेते हो। एपिसोड सच उन 6,500 डॉक्टरों ने लिखा है उन रिसर्च पेपर्स में, जिन्होंने 20 साल तक मरीजों पे काम किया, उसे सच कहते हैं, उसे फैक्ट कहते हैं, जो किताबों में लिखा हो। तो आज मैं आपको रूबरू कराने वाला हूं फैक्ट से, ना कि लोगों के विचारों से, क्योंकि विचार तो कोई भी कुछ भी व्यक्त कर सकता है। क्यों? ये छोटा बच्चा भी कुछ भी व्यक्त कर सकता है, इसके मन में जो आए जो बोल सकता है, आपके मन में आए जो बोल सकते हैं, है ना। तो आज हम मन की बात नहीं करने वाले, पर मन से बात करने वाले। लेकिन एक्सरसाइज करते करते मुझे ये समझ में आया कि फिटनेस नहीं, हेल्थ जरूरी है। और हेल्थ का जो हम रेशियो देखते हैं उसमें 20% एक्सरसाइज और 80% आपके शरीर में जो आप भोजन पानी डाल रहे हैं उसका रोल है। तब मुझे समझ में आया कि जो मैं काम कर रहा हूं वो कम है, मुझे उस क्षेत्र में ज्यादा काम करना चाहिए जिसका परसेंटेज ज्यादा है, तो मुझे रिजल्ट ज्यादा आसानी से मिल जाएंगे। और लोग यही गलती करते हैं। तो फिर मैंने थोड़ा सा फूड एंड न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा और मुझे पता लगा कि इंडिया में लगभग 80 से 90% लोग प्रोटीन डेफिसिट, विटामिन डेफिसिट, मिनरल डेफिसिट है, और वो इसको बहुत ही हल्के में लेते हैं। मतलब जिसे वो खाना मान रहे हैं और अच्छा खाना मान रहे हैं, उसको भी पूरी तरीके से पूरा नहीं कर रहे। सुबह क्या खाते हो? रोटी। दिन में क्या खाते हो? रोटी। शाम को क्या खाते हो? रोटी। शादी में क्या खाते हो? पूड़ी। घर पे क्या खाते हो? रोटी। टेस्ट चेंज करना हो तो क्या खाते हो? चाउमीन। थोड़ा सा और करना हो तो फ्राइड राइस। घूम फिर के इन्हीं सब चीजों के बीच में हमारी दुनिया। मैंने अब फ्रूट खाने स्टार्ट कर दिए हैं। मैं हर बार ठेले पे जाता हूं, उससे सेब का भाव पूछता हूं, वो कहता है 250 रुपए किलो, और मैं आगे बढ़ जाता हूं। मैं सेब नहीं खाता, मैं केवल सेब बेचने वाले का दिमाग खाता हूं। महंगा ही इतना है।
क्या बात है सर। महंगा ही इतना है, ज्यादातर लोग यही करते हैं, वो सिर्फ जाते हैं, रेट पूछते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। ये अपने आप में आपके लिए एंटरटेनमेंट। अगर किसी दिन बोर हो रहे हो ना, किसी फ्रूट के ठेले वाले के पास जाकर के खड़े हो जाना और सिर्फ लोगों को ऑब्जर्व करना, आपका मन खुश हो जाएगा। जो वहां से मोल भाव करके आते हैं। और ये वो लोग हैं जो रोज फ्रूट खाते हैं, खरीदते किससे पता ही नहीं है, खरीदते किससे पता ही नहीं है। क्योंकि खरीदने वाले के पास आप जाके खड़े हो गए तो आपको लगेगा इनके घर पे ही कोई पेड़ है जिसमें एक शाखा पे आम आता है, एक पे सेब आता है, एक पे अमरूद उगता है, और सब वही खा रहे हैं। घर जाओ तो यही लोग पैक्ड बोतल में आपको आम का जूस परोसते हैं। किसे? पैक्ड बोतल में। और फिर कहते हैं कि हम आम का जूस पीते हैं, और फिर एक दिन जीवन बोतल में बंद हो जाता है और सफेद चादर में आप लिपट जाते हैं। तो मुझे पता लगा कि हमारी डाइट में भी गड़बड़ी है, और इसी वजह से हम दुनिया के अंदर, जहां जापान मीन एज 48 मतलब करीब 100 साल की आयु तक बहुत आराम से बिना बीमारियों का जीवन जी रहे हैं, वही हम लगभग 50 साल तक का जीवन जी रहे हैं, और वो भी बीमारियों के साथ, क्योंकि हमारी इंफॉर्मेशन ही गलत है। हम अपने आप को डेवलप्ड कंट्री तो कहते हैं कि बहुत तेजी से रेवोल्यूशन आ रहा है, हम बहुत डेवलप हो रहे हैं, हमने टेक्नोलॉजी बिल्ड कर ली, सब कर ली, लेकिन अगर बिल्ड कर ली और मेडिकल सेक्टर भी बहुत आगे पहुंच गया और दवाइयां भी बहुत उन्नत हो गई है और स्वास्थ्य पर भी हम बहुत काम कर चुके हैं, तो फिर एवरेज एज और मीन एज इतना नीचे क्यों जाती जा रही है? इसका मतलब कुछ तो हमारी समझ में गड़बड़ है, या फिर हम सुनना और समझना ही नहीं चाह रहे। क्योंकि अखबारों में जब ऐसी कटिंग्स आती है तो हम इन पे गौर नहीं फरमाते या इनको बहुत ही लाइटली ले लेते हैं, क्योंकि हमें ज्यादा एंटरटेनमेंट उन न्यूज में आता है, यहाँ पे बम गिर गया, इसके घर में चोरी हो गई, उसकी बाइक को लुटेरे ले गए। इन्हीं न्यूज से अखबार भरा रहता है और एंटरटेनमेंट हमें इसी में ही मिलता है। काम की खबर हम पढ़ते ही नहीं। बाली उम्र में घेर रही बुढ़ापे में होने वाली गंभीर बीमारियां, बच्चों व युवाओं में हार्ट रोग, शुगर, बीपी, हाइपरटेंशन के बढ़ रहे मामले। अगर अखबारों में ये खबर दी जा रही है तो ये भी दी जाती होगी इनसे बचने के लिए आपको क्या करना है, लेकिन हम सिर्फ सरसरी नजर से अखबार फेर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। ये रुक गया, ये आगे क्यों नहीं चलना चाह रहा? बीमारी नहीं रुकेगी सर, अटक गया इसका भी, इसका भी बुढ़ापा आ गया। अब इसमें गंभीर बीमारी क्या है इंडिया के अंदर? अभी बात चल रही थी, यशवंत जी कह रहे थे कि इंडिया में क्या गंभीर मुद्दा हो गया, युवा क्यों मर रहे ज्यादा हार्ट अटैक से? कितने? 4 में से 1 व्यक्ति इस टाइम पे इंडिया में हार्ट अटैक से मर रहा है। 1 2 3 4, अगर चारों मर गए तो 1 हार्ट अटैक से मरेगा। नहीं, मेरी उंगली से डरो मत, मेरी उंगली से उसी की मौत होती है जो मेरी सुनता नहीं है। बाकी तो मेरा काम बचाने का है, मारना नहीं है। अब इससे भी ज्यादा गंभीर समस्या यह है कि अगर पूरे विश्व में हार्ट अटैक आ रहे हैं तो उसमें हर 5वां व्यक्ति जो है वो भारतीय है। इंडिया कैपिटल है डायबिटीज का, इंडिया कैपिटल है ब्लड प्रेशर के मरीजों का, इंडिया कैपिटल है कैंसर के मरीजों का, इंडिया कैपिटल है हार्ट के मरीजों का। विश्व में सबसे ज्यादा मरीज अगर कहीं है तो इस देश में है, इसलिए सारी रिसर्च दवाइयों की इसी देश में हो रही है। और वो क्यों हो रही है? क्योंकि हम भी रिसर्च साइंटिस्ट से कोई कम थोड़ी हैं। 6500 डॉक्टरों ने 20 साल रिसर्च करी और अब भी हम कहते हैं कि यार मैं थोड़ी सी रिसर्च करके देखूंगा। वो बेवकूफ है या आप ज्यादा समझदार हैं? मेरे ख्याल से आप ज्यादा समझदार हैं। अब सिचुएशन देखो समझदार लोगों की। पूरे इंडिया में हर साल कोविड से उतने लोग नहीं मरे थे जितने हार्ट अटैक से मर जाते हैं। 1 करोड़ लोग हर साल। पर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमारी आबादी में कोई कमी नहीं आ रही है। हम दुख व्यक्त करते हैं, 12वें पे खाना खाते हैं और आगे निकल जाते हैं किसी और का 12वां मनाने। और ये संख्या सिर्फ हार्ट अटैक की नहीं है, ब्रेन का लकवा मारने से लगभग 60 लाख लोग हर साल मर जाते हैं। कैंसर, सांस की बीमारियों से 60 लाख लोग मर जाते हैं। सिर्फ बीमारी से आप काउंट करो तो इंडिया के अंदर लगभग 2.5 करोड़ लोग हर साल सिर्फ बीमारियों से ही साफ हो जाते हैं। ये तो कॉमन बीमारियां लिख रहा हूं, इसके अलावा न जाने कितनी तरह की बीमारियां। अगर सुधार कर लें
तो शायद आपके परिवार के सदस्य का फोटो अखबार के तीसरे पन्ने पे ना छपे। अखबार के पहले पन्ने पे फोटो छपता है ना, बहुत बढ़िया है, तीसरे पन्ने पे नहीं छपना चाहिए। नहीं छपना चाहिए। है ना? ये कई लोग कहते हैं यार मैं चाहता हूं मेरा अखबार में फोटो आए, हाँ। तो वो पन्ना बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन से वाले पे छपना वाला है ना? तो काम उस तरह करो कि पहले पन्ने पे फोटो आए, तीसरे वाले पे नहीं। इंडिया में कैंसर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, दवाइयां भी बहुत तेजी से इंप्रूवमेंट आ रहा है, बहुत सारी दवाइयां बन रही है, नई नई रिसर्च मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, और हमने काबू पा लिया है बीमारियों के ऊपर। पर दुख की बात है, काबू पाने के बाद भी मरने वालों की संख्या पर काबू नहीं पाया जा रहा। बेहतरीन इलाज पाने के बाद भी ब्रेस्ट कैंसर होने पर आधी महिला इलाज के दौरान ही नहीं बचती। पर फिर भी हम उम्मीद जगाते हैं कि इलाज से जीवन संभव है। झूठी उम्मीद दिलाते हैं, झूठी उम्मीद, और इस झूठी उम्मीद के सहारे वो महिला जीती है। फिर जब स्थिति ऐसी हो जाती है कि ना खाना पीना खाया जाता है, तो फिर वो कहते हैं कि यार तुमने मुझे कुछ बताया था जो सिर्फ $4000 का था, मैं लगभग $40,000 खर्च कर चुका हूं, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ और कैंसर दोबारा से आ गया है, अब तुम वो $4000 के बारे में बताओ। ऐसा व्यक्ति जब मेरे पास आता है तो मैं कहता हूं कि तुम कुछ भी बताने लायक नहीं हो, क्योंकि अब तो तुम्हारा जापान भी कुछ नहीं कर सकता, टेक्नोलॉजी भी कुछ नहीं कर सकती, और भगवान भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि बुद्धि विवेक आपको भगवान ही देगा। और जब समय बुरा होगा तो सबसे पहले क्या हरेगा? वो बुद्धि ही हरेगा, है ना? तो ये चीज लोगों को नहीं समझ में आती, वो इलाज कराते हैं। मैं कई मरीजों को देखता हूँ, इलाज पे विश्वास बहुत ज्यादा है, होना चाहिए। मेडिकल साइंस बहुत एडवांस हो गई, ट्रीटमेंट अपनी जगह है। अगर अक्यूट इमरजेंसी है, बीमारी उस स्टेज में है जहां इलाज ही आपको बचा सकता है, तो पहले इलाज से आपको अपने जीवन को सुरक्षित करना है, ताकि आप मरो नहीं। लेकिन अब उसके बाद क्या? उसके बाद तैयारी करनी है कि आपका जीवन लंबा हो सके, आपको बीमारी दोबारा नहीं लौटे। अब तो हो ही चुकी है, पैसा तो अस्पताल में लग ही गया सारा, अब तो कुछ बचा ही नहीं, अब करके भी क्या फायदा? सही बात। अरे अब ज्यादा करने की जरूरत है कि तुम घर पहुंच गए हो, अब वापस अस्पताल नहीं जाना पड़े, उसकी तैयारी करो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखो, समय के साथ दवाइयां सुधर रही है, लेकिन समय के साथ कैंसर से मरने वालों की संख्या भी बढ़ रही है। हर वर्ष पहले 13, 14, 15, मरने वालों की संख्या 7, 8 हर साल। दवाइयों में उन्नति, बढ़ोतरी, मरीजों में उन्नति, बढ़ोतरी, और मरने वालों की संख्या में भी बढ़ोतरी, पर गलतफहमियां खत्म हो ही नहीं रही है। इसमें सबसे बड़ा जो कड़वा सत्य वो ये है कि जो हमें राह दिखा रहे हैं वो हमसे ज्यादा गोलियां खा रहे हैं। अब उनका भी तय है क्या, और आपका भी तय है। भाई गोली खाने वाले का क्या होता है? ऐसा मैं नहीं बोल रहा, ऐसा आप भी बोल रहे हो। तो सबसे कड़वा सत्य है कि इंडिया में 13% कॉमन आदमी शुगर की गोलियां खा रहे हैं, लेकिन उनको लिखने वाले की संख्या ज्यादा है, वो ज्यादा गोलियां खा रहे हैं। बीपी के मरीज इंडिया में 20% है मरीज, वो गोलियां खा रहे हैं, उनको लिखने वाले 50%, उससे भी ज्यादा परसेंटेज। और मैं उनसे पूछ रहा हूं कि किस दिन मेरी गोलियां छूटेगी? कि एक बार चालू होने के बाद गोलियां नहीं छूटती, एक बार गोलियां चालू होने के बाद नहीं छूटती। बीपी शुगर की गोली तो आपको जीवन भर खानी पड़ेगी। मेरे से कोई मरीज पूछता है ना, मैं उससे कहता हूं कि गोलियां छूट जाती है कि डॉक्टर साहब कैसे? मैं कहा 2 तरीके से, एक या तो आपने अपने स्वास्थ्य पे खर्चा कर ले या आदमी मर जाए। सही है, दोनों ही कंडीशन में गोलियां छूट जाती है। तुम कौन सा रास्ता चुनना चाहते हो, ये तुम्हारी इच्छा है कि तुम स्वास्थ्य के ऊपर पैसा खर्च करना चाहते हो कि तुम गोलियों पे पैसा खर्च करना चाहते हो। दोनों ही रास्ते से एक दिन गोलियां छूट जाती है, लेकिन रास्ता तुम्हें तय करना है। मैं केवल रास्ता बता सकता हूं, मार्गदर्शन। हम लोग अक्सर तब जागरूक होते हैं जब हार्ट अटैक आ जाता है। मैं हमेशा कहता हूं हमें तब जागरूक होना चाहिए जब शरीर कोई सिम्टम संकेत दे रहा है। एक बीपी के मरीज को आप कहोगे ना कि कुछ साल बाद तू हार्ट अटैक से मर जाएगा, एक किडनी के मरीज को तुम कहोगे कि यार कुछ समय बाद तुम्हारी किडनी खराब हो जाएगी,
लकवा मार सकता है ना, आंखें खराब हो सकती है, तुम्हारे को हार्ट अटैक आ सकता है, तो तुम्हें अवेयर होने की जरूरत है। वो नहीं सुनेगा, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि वो कहाँ पहुंचने वाला है। ट्रेन यहां से चालू हो गई, कहाँ पहुंचने वाली किसी को भी नहीं पता, बस हम उस ट्रेन में बैठ चुके हैं। बीपी के मरीज की पहली स्टेज होती है हार्ट अटैक की सीढ़ी। अगर 7 सीढ़ियां चढ़नी है तो बीपी की गोलियां शुरू करते ही आप समझ जाइए कि अब आपको हार्ट अटैक की तैयारी चालू हो चुकी है। इस समय भी अगर आप अपने जीवन को और शरीर को बदलने का निर्णय लेते हैं तो आप भविष्य में हार्ट अटैक से बच सकते हैं। तो जिस दिन आपको कोई भी गोली खानी पड़े और वो गोली आपको निरंतर जीवन में खाने की सलाह दी जाए, समझ जाइए कि आपने कोई बड़ी बीमारी की शुरुआत कर दी है। लेकिन अक्सर जब भी मरीज आते हैं और हम उनसे बात करते हैं, मैंने देखा बहुत लाइट होते हैं कि ज्यादा कुछ नहीं चल रहा, शुगर की एक गोली चल रही है, सुबह के टाइम पे खाता हूं, शुगर उससे कंट्रोल रहती है, गुलाब जामुन भी खा लेता हूं तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बस एक एक्स्ट्रा गोली खा लेता हूं। स्मार्ट पीपल, स्मार्ट पीपल, इंसुलिन को रीड करने वाले, शुगर को रीड करने वाले आजकल चिप्स आ गए हैं, जिनको आप चिप्स को लगा सकते हो, आपके मोबाइल पे आपको रीडिंग्स दे देती है कि आपकी शुगर इतनी हो गई। स्मार्ट टेक्नोलॉजी, 4-5 हज़ार की चिप आती है, शायद वो 1 महीना चलती है ना। मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं, क्योंकि इन फालतू चीज़ों में मैं पढ़ता नहीं, तो शायद 4-5 हज़ार की चिप है। आप मोबाइल पे देख लो, आपकी शुगर पता लग जाएगी, उस हिसाब से अपना इंसुलिन लगा लो, ज़्यादा खाया ज़्यादा इंसुलिन, कम खाया कम इंसुलिन, बस यही खेल खेलते रहो दिन भर। और लोग ये खेल खेल रहे हैं। मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं अभी अपनी शुगर चेक कर लेता हूं, 1 कटोरी आइसक्रीम खाऊंगा और मैं कैलकुलेट कर लूंगा कि 1 कटोरी आइसक्रीम के बाद मुझे कितना इंसुलिन लगाना और मैं अपनी शुगर कितनी ला सकता हूं। स्मार्ट पीपल, और वो स्मार्ट पीपल एक दिन मुझे अस्पताल में मिलते हैं, और मैं उनसे ही कहता हूं जब भी आओ $4000 की व्यवस्था करके। ये बाईपास ऑपरेशन का खर्चा है। ये इंडिया में बाईपास ऑपरेशन का खर्चा है, यूएस यूके के अंदर ही $40,000 का खर्चा है। ठीक है, आप इंडिया में हो इसलिए सस्ता पड़ रहा है आपको बाईपास ऑपरेशन, है ना। तो हार्ट का ऑपरेशन कराना है तो कितने का होगा? $4,000 का। बोले एक यशवंत जी आए थे, वो कुछ और बता रहे थे $4,000 का, एक ये आए हैं ये कुछ और बता रहे हैं $4,000 का। मैं कोटा से यहाँ पे चल के आपको यशवंत जी वाला $4,000 बताने नहीं आया, मैं ये बताने आया कि जो लोग मुझे ना सुने उनका कोटा में स्वागत है। तो शरीर की कोशिकाओं में बेसिकली होता क्या है, बीमार हो क्यों जाती है? हमारे आसपास बहुत सारी चीजें चल रही है जो तनाव देती है। किसी ने कहा नींद पूरी नहीं होती उससे तनाव होता है, किसी ने कहा हम दूषित खाना खाते हैं उससे तनाव होता है, किसी ने कहा हम खराब पानी पी रहे हैं, किसी ने कहा कि हवा अच्छी नहीं है, किसी ने कहा सिगरेट गुटखा तंबाकू सिगरेट, है ना। ये कर क्या रहा है शरीर में? जो भी आप मानते हो कि बुरा है, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक है, मैगी पास्ता बर्गर है, चाहे आपका तेल है, वो कोशिकाओं में जाके ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा करता है, बीमार करता है, उनको टेंशन देता है, और धीरे धीरे वो कोशिकाएं काम करना बंद हो जाती है ना। तो अल्टीमेटली ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आपके सेल्स को खराब करता है। किन चीज़ों से होता है? सबसे पहले आपके दवाई के डब्बे से, जिससे आप सब कुछ ठीक करना चाह रहे हो, वही आपकी कोशिकाओं को खराब कर रहा है। इसलिए जब आप एक गोली से शुरुआत करते हो तो कुछ समय बाद दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और ये गोलियां बढ़ती ही चली जाती है। मेरी गोलियां कब कम होगी? वो कम होगी ही नहीं। पिछले 4 सालों में अगर तुझे समझ में नहीं आया है कि अब ये कम नहीं हो रही है, तो ये अब भी कम नहीं होगी। ऐसे तो कम नहीं होगी जैसे तुम चाह रहे हो, तो कुछ तो तुम्हें बदलना पड़ेगा। रास्ता वही चुने जा रहे हो, दवाइयां उसी रास्ते बढ़ी जा रही है, चले भी उसी रास्ते पे जा रहे हो, और पीछे में मुड़ के पूछ रहे हो। अरे जब कह रहे कि भैया वापस घूमो, तो पीछे आने को तैयार नहीं। तो जिस रास्ते आप चल रहे हो, अगर उस रास्ते पे आपको गड़बड़ियां दिख रही है, तो फिर उस रास्ते को बदलना पड़ेगा हमें। तो दवाइयां जो है वो गलत रास्ता, अगर आप शरीर को सुधारना चाहते हो, उससे आपका शरीर नहीं सुधरता। गलत डाइट, एयर वाटर पोल्यूशन, फास्ट फूड, इनएडुकेट नींद, फिजिकल एक्सरसाइज, ओवर एक्सरसाइज, अंडर एक्सरसाइज, कम एक्सरसाइज करना, शरीर को कम समय देना, एक्सेसिव एक्सरसाइज करना, इतना करना कि शरीर को ही खपा दो, है ना। तो बैलेंस वे में इसको करना है। इनएडुकेट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, बार बार सब्जी के फ्रूट ठेलों वालों से रेट पूछ के आगे निकल जाना,
मेरे पास कई मरीज आते हैं, ऑपरेशन कराते हैं, वो कहते हैं साहब पैसा नहीं है, इस स्कीम में हो जाएगा, उसमें हो जाएगा, ये हो जाएगा, कर देंगे, जो है गरीब आदमी के लिए जितनी मदद हो सके कर देंगे, है ना, कर देंगे। अब वो गरीब आदमी जब ऑपरेशन होकर के घर जाता है कहता है साहब काजू बादाम खा सकते हैं क्या? फिर मेरे ध्यान में आता है इतना पैसा है, गलती हो गई, गलती हो गई। लेकिन फिर बात यही है कि अगर काजू बादाम खा के ही आप स्वस्थ हो सकते तो कई रईस घरों में आपको परोसा ही यही जाता है, तो फिर उनके घरों में बीमारियां क्यों आ रही है? सोचने वाली बात है ना। 5 बादाम खाइए, इससे आपका दिमाग तेज होगा। उन 5 बादामों को खाने की याद रहे, उसके लिए 5 बादाम और खाइए। अरे उस बादाम में जो है वो मिल ही नहीं रहा, उसके ऊपर जो कोटेड है, आपने देख लिया कितना केमिकल पेस्टिसाइड है। वो पानी में जब 11.5 pH का पानी डाला तो पूरा लाल हो गया, वो दवाई से कोट करके उसको चमका रखा है। उसका जो ओमेगा 3 है कंप्रेस करके पहले ही निकाल लिया गया है, वो तो मार्केट में बिक चुका ऑलरेडी। अब आपको तो सिर्फ सूखे बादाम मिल रहे हैं जिसमें पेस्टिसाइड, केमिकल और कलर के अलावा कुछ भी नहीं है। तो अब बताओ वो आपका दिमाग तेज करेगा कि दिमाग घिसेगा? और आप खाए जा रहे हो 5 बादाम, फिर उसके ऊपर से और 5 बादाम की याद रहेगी, 5 बादाम और खानी है। बीवी अलग लड़ रही है पति को कि इनको कुछ याद नहीं रहता, रोज बादाम खिलाने की कहती, वो खाते नहीं है, ये लड़ाई झगड़े हो रहे हैं 5 बादाम के चक्कर में। और 5 बादाम में कुछ है ही नहीं, नो न्यूट्रिशन वैल्यू। हमें पता है कि वो तरबूज के अंदर इंजेक्शन लगाया जा रहा है, वो आम को कार्बाइड से पकाया जा रहा है, फिर भी हम फ्रूट वेजिटेबल खा रहे हैं। अब समस्या ये होगी कि रेट पूछ के आगे बढ़ना सही कि खाना सही है? गंभीर समस्या। डॉक्टर साहब हमेशा दुविधा में पटकते हैं, क्या करें क्या ना करें, कैसी मुश्किल है। खाना चाहिए, उसमें न्यूट्रिएंट होते हैं, है ना, मल्टीविटामिन मिनरल आपकी बॉडी को चलने के लिए चाहिए, प्रोटीन आपकी बॉडी को बिल्ड होने के लिए चाहिए, आपको लेना पड़ेगा। लेकिन जैसा कि यशवंत जी ने कहा, साफ सुथरा, क्योंकि गंदगी आपके शरीर को पसंद नहीं है, बेबी को सिर्फ बास पसंद है। तो ये जब फ्री रेडिकल्स बनते हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जब आपके शरीर में होता है तो बहुत सारे फ्री रेडिकल्स आपकी बॉडी में बनते हैं। फ्री रेडिकल्स मतलब ऐसे अराजक तत्व, वो कुत्ते जो आपका रास्ता रोकते हैं इस सेशन में आने से, ऐसे अराजक तत्व जो आपके शरीर में जागृत होते हैं, फ्री रेडिकल्स, तो वो आपकी कोशिकाओं का रास्ता रोकते हैं, आपका डीएनए डैमेज करते हैं। और जब आपका डीएनए इंटरनली डैमेज होता है तो बहुत सारी बीमारियां पैदा होती है, कैंसर जैसी बीमारियां भी पैदा होती है। कहानी केवल सिर्फ एक छोटे से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से स्टार्ट हुई है, जिसे रोकना बहुत ही आसान है। तो ये फ्री रेडिकल्स के पास अपना इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इनके पास अपना करंट नहीं होता, ये आपकी कोशिकाओं से अपना करंट ले लेते हैं। जब ये आपसे करंट चूस लेते हैं तो आपकी सारी इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, और जब आपकी इलेक्ट्रिसिटी खत्म होगी तो क्या होगा? आप खत्म हो जाएंगे। अगर इस शरीर में, है ना, जीवन हम कहते हैं एनर्जी है, जीवन क्या है? एनर्जी है। आत्मा क्या है? एनर्जी है। अगर इस शरीर में से उस एनर्जी को निकाल लिया जाए तो आप मर जाएंगे। क्या फर्क है एक मृत शरीर और एक जीवित शरीर में? एक 20 साल का, 30 साल के युवा का अगर मृत शरीर देखा जाए और एक 30 साल के युवा जीवित का शरीर देखा जाए तो फर्क क्या है? सिर्फ एनर्जी का ही तो फर्क है। उसमें एनर्जी नहीं है, उसमें आत्मा नहीं है ना, जो भी शब्द आप कहें। तो ये एनर्जी ही आपके शरीर को चला रही है। और जब आप इस तरह की चीजें शरीर में डालते हैं जो आपकी एनर्जी को खींच ले, जो फ्री रेडिकल्स आपके इलेक्ट्रॉन्स को खींच ले, तो आपकी बैटरी जो है वो लो हो जाती है और एक टाइम के बाद आपका सेल डेड हो जाता है। सेल डेड समझते हैं ना, कि इस रिमोट का सेल डेड हो गया इसलिए चल नहीं रहा है ना। तो इस सेशन में भी आज बहुत सारों की बैटरी डेड पड़ी होगी जो चलेगी नहीं। कोई बात नहीं, उन्हें सिर्फ $4000 की व्यवस्था करनी है कोटा आने के लिए। तो जब ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा होता है, फ्री रेडिकल्स अटैक करते हैं, तो आपका सेल ऐसा हो जाता है नॉन फंक्शनल, मतलब काम करने लायक नहीं रहता है। और ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से जब आपकी कोशिकाएं काम नहीं करती तो आपका इम्यून सिस्टम डाउन होता है, आपको बहुत सारी तरह की बीमारियां आती है, चाहे वो एलर्जी हो, है ना, सर्दी खांसी जुकाम बार बार होता हो, आपको डायबिटीज हो, हार्ट की प्रॉब्लम्स हो, अंदर ब्लॉकेजेस डेवलप हो रहे हो, ब्रेन की बीमारियां आ रही हो, लकवा मार रहा हो, पार्किंसोनिज्म, एल्जाइमर्स, XYZ जितनी भी बीमारियां हैं वो केवल इसीलिए क्योंकि आपकी कोशिकाएं सही ढंग से वो काम
कर नहीं रही है जिस चीज के लिए उसको बनाया गया है। अगर थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन नहीं बना रहा तो थायरॉक्सिन बाहर से खाना पड़ेगा, लेकिन आपकी कोशिकाएं अभी मरी नहीं है, उनकी केवल वोल्टेज कम हो गई है, उनके इलेक्ट्रॉन्स को किसी ने खींच लिया है। आपको केवल उनको एनर्जी देने की आवश्यकता है तो आप जवान भी हो सकते हैं। इसका मतलब हमें अपनी कोशिकाओं को रीजनरेट करना है, वापस से उन्हें विकसित करना है ताकि वो बीमारियों से बाहर निकल सके। और ईश्वर ने ऐसी शक्ति दी है कि 3 महीने में ब्लड डोनेशन करने के बाद आपके नए आरबीसी पूरे मैच्योर हो जा सकते हैं और आप 3 महीने बाद दोबारा से खून दे सकते हो। चमड़ी पे कट लग जाता है, घाव हो जाता है, 15 दिन के अंदर आपकी चमड़ी घाव भर जाता है और 28 दिन में चमड़ी की पूरी नई परत आ जाती है। आपकी आंतों की अंदर की लाइनिंग 3 दिन के अंदर इनर लाइनिंग चेंज हो जाती है और बाहर की लाइनिंग 6 महीने के अंदर अंदर पूरी तरह बदल जाती है। आपका लीवर 15 साल के अंदर अपने आप को पूरा बदल चुका होता है, फिर भी हम लीवर ट्रांसप्लांट के बारे में सोचते हैं, जबकि आपके खुद के लीवर में शक्ति है रीजनरेट करने की। आपकी हड्डियां टूट जाती है, आप प्लास्टर बनाते हो और कुछ समय बाद देखते हो हड्डियां अपने आप ही जुड़ गई, क्योंकि आपकी कोशिकाओं में शक्ति है कि वो फिर से बन सके और उसे वापस से जोड़ सके। और अब तो ये भी कह दिया गया है कि मेमोरी सेल्स जीवन भर बनते हैं, जीवन भर मेमोरी सेल्स बनते हैं। तो फिर प्रॉब्लम ये है कि याददाश्त यानी भूल जाने की बीमारी क्यों आ रही है। अगर कोशिकाएं नहीं बन रही है तो आप नई चीजें याद कर सकते हैं, नई चीजें दोहरा सकते हैं और पुरानी चीजों को याद रख सकते हैं बिना बादाम खाए। 5 बादाम 1 सदी में 10 साल के अंदर आपका शरीर अपने आप को बदल देता है, पूरी कोशिकाएं बदल देता है और पूरी तरीके से नया शरीर बन जाता है। मैं शरीर बदलने की बात नहीं कर रहा, मैं लोक परलोक की बात नहीं कर रहा आपको, मैं एग्जिस्टेंट इसी जीवन में इसी शरीर को बात कर रहा हूँ बदलने। क्योंकि कई लोग कहते हैं हाँ यार शरीर तो बदल जाता है, आत्मा रह जाती है। मैं आत्मा और शरीर में मत जाओ, मैं इस शरीर को इसी आत्मा के साथ बदलने की बात कर रहा हूँ, है ना। दूसरा शरीर नहीं चाहिए अपने को, अगले वाले जीवन में स्वस्थ शरीर लेके पैदा होंगे। इस जीवन में तो बीमारियों के साथ ही मरते हैं। इस जीवन में भी आपको बीमारियों के साथ मरने की जरूरत नहीं, इसे बदला जा सकता है। आपकी कोशिकाएं बदलती है और 10 साल में अपनी सारी कोशिकाओं को बदल के एक नया शरीर तैयार कर सकते हो। चाहे कितनी भी बड़ी बीमारी हो आप उसे ठीक कर सकते हो, पर समय लगेगा। क्योंकि गैस की गोली 20 मिनट में काम करती है, लेकिन शरीर को सुधारने के नियम कुछ समय लगाते हैं। बात है कि आपके अंदर इतना पेशेंस है कि नहीं है। एक बार जोरदार ताली बजाओ सर। यस व्यक्ति को 30 मिनट से ज्यादा सुन नहीं सकता, तो मैं ये मानता हूं कि 30 मिनट से ज्यादा मुझे भी लोग नहीं सुन सकते, लेकिन अब शायद मुझे आप और 30 मिनट सुन सको। जैसे ही मुझे किसी की आंखें बंद दिखेगी और सोता हुआ दिखेगा मैं तालियां बजवा दूंगा। सेशन उसके बाद करेंगे। नींद खुल गई सोने वालों की? यस। मुझे यहां से दिखती है कितनी आंखें बंद है। कोई बात नहीं, $4000 तो लगेंगे। तो डॉक्टर जेरी टेनेट, ये एक आई सर्जन है, पायनियर आई सर्जन, जिन्होंने लैसिक मशीन लगाई, आई के लेंसेज डेवलप करे। ये खुद एक गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे, जहां उन्हें समझ में आया कि अगर सेल की वोल्टेज को रीजनरेट किया जाए तो आप गंभीर बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। और इन्होंने अपनी बीमारी से काबू पाया और अपने आप को ठीक करा, दवाई के सहारे नहीं बल्कि अपने सेल की वोल्टेज को रीजनरेट करके। और इन्होंने इस पूरी चीज को हीलिंग इज वोल्टेज किताब में लिखा हुआ है। इन्होंने कहा कि आपके बॉडी के सेल्स -25 मिलीवोल्ट पे काम करते हैं, -20 वोल्ट अगर इनकी वोल्टेज ड्रॉप कर जाए तो ये ठीक ढंग से काम नहीं करते हैं, और अगर वोल्टेज और कम हो जाए तो ये पूरी तरीके से मर जाते हैं। लेकिन अगर सेल की वोल्टेज को -50 तक पहुंचा दिया जाए तो आपकी कोशिकाएं नई कोशिकाएं निर्मित कर देती है। ये चीज समझने के लिए इन्होंने चमड़ी को काटा और काट करके वहां की कोशिकाओं के सैंपल की जब वोल्टेज चेक करी तो वो थी -50 मिलीवोल्ट, और वहां जहां चमड़ी नॉर्मली ग्रो कर रही थी वहां की वोल्टेज थी -25।
इसका मतलब ये नहीं कि आपके अंग को नया बनाने के लिए मैं आपके पुराने अंगों को काट काट के फेंक दूं। आपकी कोशिकाओं में शक्ति है, बस उसे वो एनर्जी आपको देनी है, ऐसा डॉक्टर जेरी टेनेट कहते हैं। एवरी सेल इन योर बॉडी हैज अबाउट 1.4 वोल्ट्स, 50 ट्रिलियन सेल्स आपकी बॉडी में है और 70 ट्रिलियन वोल्ट की इलेक्ट्रिसिटी आपका शरीर जनरेट कर सकता है। मेरे अंदर दिख रही है आपको? छूना मत, इस टाइम पे करंट लग जाएगा आपको, है ना? तो इतना वोल्टेज हमारे शरीर में अगर आ जाए तो हम कुछ भी इस शरीर में कर सकते हैं, बीमारी आपके शरीर में प्रवेश करेगी ही नहीं। तो क्रॉनिक डिजीज तब आता है जब हमारे बॉडी के सेल्स की वोल्टेज ड्रॉप करती है। तो हमें केवल इस वोल्टेज को बढ़ाने की आवश्यकता है। तो उसके लिए आशा मैडम ने कहा कि आप नंगे पैर धरती पे चलिए, आप सूरज की रोशनी को देखिए, इससे नेचुरल वोल्टेज डेवलप होती है, क्योंकि धरती की सतह -800 मिलीवोल्ट का चार्ज रखती है। नंगे पैर जब आप गीली घास पे चलते हैं, जो कि आज की तारीख में नसीब नहीं, घास नसीब नहीं, गीला नसीब नहीं। गीली घास क्यों? क्योंकि पानी चाहिए ना कंडक्शन के लिए, है ना? सूखी घास पे चलेंगे तो इलेक्ट्रिकल करंट नहीं आएगा, इसलिए गीली मिट्टी पे खेलते तो बहुत बढ़िया महसूस होता है। झरना जब गिरता है तो वहां से पानी की बौछारें आती है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपके जब शरीर पे लगते हैं तो आपकी बॉडी को एनर्जी मिलती है। तो ऐसा उन्होंने कहा कि ऐसे नेचर में बहुत सारे सोर्सेज हैं जिससे आप एनर्जी पा सकते हैं और आपके शरीर में जो है सेल रीजनरेशन होता है और आपको अच्छा भी महसूस होगा। लेकिन हम क्या करते हैं, जब हमें एनर्जी रीजनरेट करनी होती है तो हम क्या करते हैं? सहारा लेते हैं ऐसे ड्रिंक्स का, चाहे वो बच्चा हो या बड़ा हो, डब्बा ही लेता है। कई घरों में जाके जब मैं पिता और माता को समझाता हूँ, पेरेंट्स को, कि देखो ऐसे डब्बों से दूर रहो, जिनके बच्चे 20-30 साल के हो गए, 20-25 साल के, वो जिम जा रहे हैं, वो तो उनको मैं समझाता हूँ कि ऐसे डब्बों से दूर रहो, आप अपने बच्चों की बॉडी की वोल्टेज को सुधारो। तो क्या कहते हैं, डॉक्टर साहब हमारे बच्चे को समझाओ, ये सुनता ही नहीं है, पता नहीं कौन कौन से डब्बे मंगा लेता है ऑनलाइन और खाता रहता है, इसको भी हार्ट अटैक आ जाएगा किसी दिन। मैं कहा ये बात में सुनेगा, आप पहले मेरी सुनो, $4000 निकालो। नहीं, माँ बाप नहीं सुन रहे, बच्चा कहां से सुनेगा? सेशन में आ ही नहीं रहे, कुत्ते रोक रहे हैं उनका रास्ता। अरे जब आप सुनने को तैयार नहीं, आपका बच्चा कहां से सुनेगा? सबसे पहले तो आप सजग और जागरूक होइए अपने स्वास्थ्य के लिए, उसके बाद आपका परिवार होगा। मैं तो कर लूंगा, इसको समझा दो। मैं तो सब करने को तैयार हूं, यही नहीं सुनते। एक बार आप इनको राजी कर लो, मेरे तो क्या दिक्कत है। इसको पता ही नहीं है घर में पैसे कैसे आते हैं, इनसे पैसे छूटते ही नहीं है, डिस्कशन ही अलग डायरेक्शन में चले गया, आदमी हाथ जोड़ लेता है। बाद में आएंगे, अरे वो आपको निकालने के लिए ड्रामा कर रहे हैं, उनका रोज का यही ड्रामा है। आपको वहां रुक के इस एंटरटेनमेंट का मजा लेना है। वो थक जाएगी, ये जाएगा नहीं। वो कुत्तों के काटने, हमारा एंटरटेनमेंट कितना भी बढ़ जाए, ये यहीं बैठा रहेगा। ये हो सकता है सुबह का नाश्ता भी यहीं करके जाए। हमें $4000 इसको देने ही पड़ेंगे, नहीं तो डॉक्टर प्रमोद को देने पड़ेंगे, किसी को तो देने ही पड़ेंगे। तो हम बच्चों का जीवन ही ऐसे शुरू करते हैं हेल्थ टॉनिक से, और फिर उसके बाद जब वो बीमारियों का शिकार होते हैं तब हम कहते हैं कि बीमारियां ऐसे ही बढ़ रही है, अभी तो सबको ही आ रही है, और फिर हम अस्पतालों के चक्कर काटते हैं। जब इन ड्रिंक से भी काम नहीं चलता तो हम दवाइयों की तरफ रुखसत करते हैं, फिर अपने ही हाथ से बच्चों को कफ सिरप पिलाते हैं, और फिर जब उनको नुकसान होता है, उनके शरीर को नुकसान होता है, तो हम मेडिकल सिस्टम को ब्लेम करते हैं। अच्छा मुझे बताओ, ऐसा कोई भी व्यक्ति यहाँ पे है क्या, जैसे ही उसके घर में कोई बीमार आता हो तो किसी अस्पताल से उसके घर पे इन्विटेशन आता हो कि यू आर कॉर्डियली इन्वाइटेड फॉर ट्रीटमेंट एट आवर हॉस्पिटल? आता है क्या? कोई भी एक व्यक्ति बता दो जिसके घर पे इन्विटेशन आया हो अस्पताल से कि अपनी बीमारियों का इलाज कराने के लिए कृपया इस मरीज को हमारे अस्पताल के आईसीयू में लाइए। एक भी नहीं है। आप अपनी इच्छा से अस्पताल जाते हैं इलाज कराने के लिए। आपके मरीज की तबीयत खराब है इसलिए आप अस्पताल पहुंचे। अब वहां जाके आपका मरीज अगर मर जाए तो आप मेडिकल सिस्टम को ब्लेम मत कीजिए, क्योंकि ये रास्ता आपने चुना है। जब सही स्वस्थ होने का मौका था आपने चुना नहीं, आपने गवा दिया। जब बीमार हो गए तब भी आप चूरण चटनी खिला करके बीमारी को पाल रहे थे, और जब मरने की नौबत आ गई तो भी आप इंतजार कर रहे थे कि कोई इन्विटेशन आया अस्पताल से तो जाऊंगा।
और फिर जब पहुंच ही गए मरने की स्थिति में, तो आपको सिर्फ एक ही काम आता है, मेडिकल सिस्टम को ब्लेम करना। जब मेडिकल सिस्टम साक्षात ही आपके सामने आकर के खड़ा होकर के आज से बता रहा है तो सुन लो, नहीं तो $4000 अस्पताल में लगेंगे। अभी आपको तय करना है कि आपको ये पैसा कहां खर्च करना है। ठीक है, पैसा आपका ही है, मैं तो यहां से लेके जाऊंगा कुछ ना कुछ। हाँ, लेके जाऊंगा, ये तय है। एक आधा मरीज तो लेके ही जाऊंगा इन तो अब हम इतना एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, अपनी मर्जी से दवाइयां खा रहे हैं, कुछ भी दवाई खा रहे हैं, दवाई काम ही नहीं कर रही। सर्दी खांसी जुकाम के लिए मरीज हमारे पास आता है, उसके पहले 5 तरह के एंटीबायोटिक तो खुद ही खा चुका। वीडियो में हम बड़े बड़े फिल्मी स्टारों के ऐड देख रहे हैं। अपनी दवाइयां खुद ही ऑनलाइन ऑर्डर करें, सस्ते में मिलेगी, इससे लें उससे लें। खुद ही रिसर्च साइंटिस्ट बन गए हैं। 6500 डॉक्टर जिन्होंने 20 साल मरीजों पर रिसर्च करी, वो तो बकवास है। हमारा अपना ही एक रिसर्च पेपर तैयार हो रहा है खुद का। मुझे ही सलाह दे रहे हैं कि कौन सी दवाई काम करेगी। तो भाई मेरे पास आए क्यों पैसे खर्च करके? या तो मैं ही बोल लूं या तुम ही बोल लो। अपनी मर्जी से दवाइयां खा रहे हैं, अपनी मर्जी से एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। गैस की गोलियां तब तक खा रहे हैं जब तक आंतें खराब नहीं हो जाए, गट का माइक्रोबायोम खत्म नहीं हो जाए, उसमें अल्सर मिटा दिए, साला कैंसर पैदा कर दिया। तब तक दर्द की गोलियां तब तक खा रहे हैं जब तक किडनी खराब नहीं हो जाए। घुटने सही करने गए थे, किडनी डैमेज कर ली। स्टीरॉइड्स तब तक खा रहे हैं शरीर में ताकत लाने के लिए जब तक कि हार्ट की मांसपेशियां कमजोर नहीं हो जाए। फिर कह रहे हैं इसका तो बचपन से ही हार्ट कमजोर था। कोई भी दवाई तब तक खा रहे हैं जब तक कि उसका एडवर्स इफेक्ट बॉडी में नहीं आ जाए, क्योंकि उसके मेन इफेक्ट से इतना लगाव हो गया है कि हमसे गोली छूट ही नहीं रही। कॉलेज की लड़की की शादी हो गई है, बच्चे हो गए हैं, उसकी गली में जाना छोड़ ही नहीं रहे हैं, चिपक गई दवाई की तरह। क्या कहूं, ये दवाई की तरह चिपक गई है, छूटती ही नहीं है। क्या बात है डॉक्टर? इसकी गली में ही दम तोड़ूंगा यार, गोली खा के ही दम तोड़ूंगा। यार। तो ये गोलियों से प्रेम मत करो, है ना। ये अगर आपके दिल के चिपक गई है तो जोक की तरह है, सारा खून चूस लेगी, है ना। तो इससे पीछा छुड़ाओ। तो ऐसी दवाइयां खाने की वजह से जब आप हमारे पास आते हैं इतना एक्सपेरिमेंट करके, और हमें आवश्यकता होती है आप पे दवाइयों से काम करने की और आपको ठीक करने की, तो दवाइयां काम करती ही नहीं है। आज की डेट में इंडिया में आधे लोग केवल इन्फेक्शन से इसलिए मर जाते हैं क्योंकि दवाइयां काम ही नहीं कर रही है। ऐसे बहुत केसेस हैं हमारे पास। सही बात। तो रिसर्च मत कीजिए, ये बीच बीच में अटक जाता है। क्या प्रॉब्लम है इसको? इसको बादाम खिलाने हैं। ओके, तो अब हम आते हैं अपने शरीर को सुधारने के बारे में। पंच तत्व। जैसा कि मैडम ने कहा कि हमें केवल अपने शरीर को प्राकृतिक बनाना है, और प्रकृति में क्या है? 5 तत्व। शरीर में क्या है? 5 तत्व। इसका मतलब ये नहीं कि 5 तत्वों में विलीन हो जाओ, हम बन गए 5 तत्व। भैया विलीन होने से बचने का सेशन है, विलीन होने का सेशन नहीं है। अपने 5 तत्वों को बैलेंस करने का सेशन है ये, है ना? सब कुछ बैलेंस करना है, एक्सरसाइज करके अग्नि आकाश को सही करना है, साफ हवा सूंघ के वायु को सही करना है हमें, भोजन पानी को बैलेंस करके, भोजन को सही करके पृथ्वी तत्व को सही करना है, साफ सुथरा भोजन करके पृथ्वी तत्व को बैलेंस करना है, अपने पानी को सही करना है ना। साफ सुथरी सब्जियां हमें खानी है, कलरफुल सब्जियां हमें खानी है, केवल उनका भाव पूछ के आगे नहीं बढ़ना। तो उससे हमारे को मल्टीविटामिन मिनरल मिलेंगे, है ना, न्यूट्रिशन मिलेंगे, 12% हमारा पृथ्वी तत्व सही होगा। ऐसी रंग बिरंगी सब्जियां देख करके हमें उनका रंग उतारना है ना। हमें क्या करना है? इनका रंग उतारना है, क्योंकि इनका रंग अगर आपको चढ़ गया तो फिर तो अस्पताल में ही उतरेगा। तो ऐसी रंगीन सब्जियों का रंग अपने को नहीं चढ़ाना, इनको पहले उतारना है, और उतार के फिर इसको खाना है, क्योंकि भोजन स्वच्छ होना चाहिए, तभी आपका 12% पृथ्वी तत्व जो है वो सही होगा। भुने चने, गुड़िया, अंडे, सब में मिलावट, इनसे डायबिटीज और कैंसर का खतरा। मैंने अब आजकल चने खाने स्टार्ट कर दिए, इससे शुगर बहुत अच्छी कंट्रोल होती है। किसी जमाने में जरूर होती होगी, पर आज तो इसी से ही शुगर होती है। पर क्या फर्क पड़ता है? मेरे तो वो चिप लगी हुई है, उससे नाप लेंगे और इंसुलिन लगा लेंगे। तो चाहे गुड़ से बढ़ती हो, भुने चने से बढ़ती हो, अंडे से बढ़ती हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है,
अगर मैं मर भी गया तो मेरे शरीर को मशीन पे 10-20 साल तो जिंदा रख ही लेंगे। क्या बात, स्मार्ट पीपल, स्मार्ट पीपल, स्मार्ट पीपल। बम्पर बीमारियों की उपज 1 बीघा में 50-60 की जगह 95 से 1 किलो यूरिया, फॉस्फेट और सल्फर। ये शुगर, बीपी, पथरी, कैंसर, हार्ट अटैक की खेती। हार्ट हेल्थ के प्रोग्राम हो रहे हैं, शुगर अवेयरनेस के प्रोग्राम हो रहे हैं, कैसे स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं, कैसे नई घड़ी खरीदें, उसमें 10,000 कदम चलें। लेकिन इस चीज से कोई भी निजात पाने के बारे में नहीं सोच रहा। क्या करें, किसान डालते ही इतना है, किसको समझाएं, सब अनपढ़ है। अरे उसकी मजबूरी है खेती करना, वो नहीं उगाएगा तो आप खाओगे क्या, भूखे मर जाओगे। पर आपके पास तो रास्ता है, दिखाया ना अभी आपको, तो आप रास्ता क्यों नहीं अपनाते? आप अब से कांच में देख के खुद को गालियां देना, अगर टेक्नोलॉजी को जानने के बाद भी आप अपनी सब्जियों में से पेस्टिसाइड नहीं निकाल सकते तो। सही बात, सही बात। ये जितने केमिकल पेस्टिसाइड हैं, हम जो भी खाते हैं उसमें एक्यूमुलेट होते हैं, क्योंकि इंसान सब खाता है, वो जानवरों को भी खाता है, वो पेड़ पौधे, पत्ते, घास सब खाता है। गाय के अंदर बहुत शक्तियां हैं, उसके दूध में बहुत शक्तियां हैं, उसके मूत्र में बहुत शक्तियां हैं, उसके गोबर में बहुत शक्तियां हैं। वो गाय खा क्या रही है, उस चारे में डला क्या हुआ है? वो चारा भी तो दवाइयों से ही उगा रहे हैं, तो उस दूध में नहीं आता क्या गाय का शुद्ध? उसमें भी तो सब कुछ गंदा ही है। तो केमिकल पेस्टिसाइड केवल भोजन के माध्यम से नहीं जा रहे, हर चीज के माध्यम से जा रहे। गाय को पूजो, बहुत बढ़िया बात है, गाय हमारी माता है, लेकिन उसके आगे भी मैं आपको कुछ सिखा रहा हूं तो और कुछ भी आता है। हमारी बॉडी में पेस्टिसाइड बायो एक्यूमुलेट और बायो मैग्नीफाई होते हैं, मतलब इकट्ठे होकर के बढ़ते चले जाते हैं, और इसलिए बीमारियां आती है। कभी आपने सोचा है, गांव के अंदर आपने रेस्टोरेंट नहीं देखे, वहां मैगी, बर्गर, पास्ता, पिज्जा मिलता ही नहीं है, पर फिर भी वहां डायबिटीज बहुत है। गांव के अंदर लोग शुगर की गोलियां खा रहे हैं, फास्ट फूड नहीं है, खेतों में काम करते हैं, लाइफस्टाइल भी अच्छा है, खूब पैदल चलते हैं, खूब काम करते हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, मैगी, बर्गर, पास्ता, पिज्जा भी नहीं खा रहे हैं। कोल्ड ड्रिंक के बारे में कई गांव वालों ने अभी जाना ही नहीं है, पर फिर भी डायबिटीज है उनको। तो फिर गड़बड़ था, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जिससे कोई भी अछूता नहीं, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, बड़ा हो, गांव का हो या शहर का हो, वो खा यही रहा है। तो कहानी यहीं से शुरू होती है। केमिकल पेस्टिसाइड आपके शरीर का सारा सिस्टम खराब कर देते हैं। आज की डेट में बच्चे नहीं होने का एक बहुत बड़ा कारण भी पेस्टिसाइड ही है, बहुत बड़ा कारण पेस्टिसाइड है। लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, आईवीएफ सेंटर पे जाके बच्चे करते हैं। कोई महिला ऐसी कि बच्चे नहीं हो रहे तो मैं भोजन पानी को शुद्ध करूंगी, है ऐसी कोई महिला? एक भी नहीं मिलेगी आपको। आप किसी महिला को बोलो, पुरुष को बोलो कि अपने भोजन पानी को आप शुद्ध करो, स्वस्थ करो, आपके बच्चे जरूर लग जाएंगे। 3-6 महीने, साल भर में आपका शरीर सुधरेगा, बच्चे अपने आप लग जाएंगे। मुझे तो बच्चे चाहिए, मुझे तो बच्चे चाहिए, इनके पास पैसा नहीं है इसलिए ये नहीं कर रहे। वहाँ ये आईवीएफ सेंटर, वहाँ वो आईवीएफ सेंटर, 5 लाख ही तो लग रहे, 10 लाख ही तो लग रहे, गारंटी अलग ले रहे हैं, बार बार करेंगे, और फिर 10 साल इसी रिसर्च में निकल गए और बच्चे नहीं हुए। लेकिन शरीर नहीं सुधारा पिछले 10 सालों में, जो करना चाहिए था सबसे पहले। बच्चे लग गए, बहुत हो रहे हैं, उस गर्भाशय में बच्चे लग ही नहीं सकते, गंदा शरीर है अंदर से, बच्चे बहुत हो नहीं है। अच्छा, पल भी गए तो 7वें-8वें महीने में प्री टर्म डिलीवरी हो रही है, बच्चों के हार्ट में छेद हो रहे हैं, प्री टर्म डिलीवरी, हार्ट की प्रॉब्लम्स के साथ बच्चे पैदा हो रहे हैं, फिर उसे जीवन भर झेलना। सेरेब्रल पैल्सी के साथ बच्चे हो रहे हैं, मंद बुद्धि बच्चे। क्या करोगे ऐसे बच्चे का? पहले अपने शरीर को सही करो, जमीन को उपजाऊ बनाओ, पहले इसमें सही खाद बीज दो, पेस्टिसाइड और केमिकल मत डालो, तब जाके अच्छे बच्चे पैदा होंगे, अच्छी जनरेशंस पैदा होगी जो आपकी सुनेगी, क्योंकि आपने मेरी सुनी। आप मेरी सुन नहीं रहे, नई जनरेशन आपकी सुनेगी। आंतों में हो गए कई छेद, फास्ट फूड ने ले ली बच्ची की जान। 16 साल की बच्ची एम्स में भर्ती कराया, बर्गर खाने का बहुत शौक था, आंतें इतनी खराब हो गई कि ऑपरेट करके भी इस बच्ची को नहीं बचा पाए। अब एम्स के आगे तो भगवान ही होंगे ना, एम्स दिल्ली के आगे तो भगवान ही होंगे, यही मानते हैं हम। अगर वहां जाके बच्ची नहीं बची तो सोचो क्या खाना खा रही होगी ये। और ऐसा बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं, ऐसा उनके माँ बाप भी कर रहे हैं, अपने हाथ से परोस रहे हैं। रिफाइंड तेल मौत का बहुत बड़ा कारण, सबको पता है, पर फिर भी पुड़ियों में स्वाद आ रहा है, और आ रहा है तो आ ही रहा है।
मजे लेके खा रहे हैं। आज तो 2 पूड़ी ज्यादा खाई है मैंने। आलू की सब्जी इतनी बढ़िया थी, झोल वाली, और फिर जीवन झोले ले रहा है आईसीयू में। 70% हमारा शरीर जो है वो पानी है, बहुत ही नेग्लेक्टेड पार्ट, क्योंकि ये दिखाई नहीं देता। अभी मैं किसी को काटूंगा तो पानी निकलेगा क्या शरीर से बाहर? पूरी पृथ्वी पे 70% पानी है, इस पूरे शरीर में 70% पानी है, सबसे बड़ा तत्व जो सबसे ज्यादा नेग्लेक्टेड है। और इसीलिए डॉक्टर बैटमैन कहते हैं कि आपको जब बीमारियां आए तो आप शरीर के 25% हिस्से पे काम मत करो, आप 70-75% हिस्से पे काम करो, जो कि ज्यादा बड़ा हिस्सा है। अगर आप पानी पे काम करेंगे तो आपकी बीमारियों को ठीक होने की क्षमता बढ़ जाएगी और आपके शरीर के स्वस्थ रहने की क्षमता भी बढ़ जाएगी। तो आपको शरीर के ज्यादा वाले हिस्से पे ज्यादा काम करने की जरूरत है, जिसपे हम कम काम करते हैं। ये पानी आपके शरीर में बहुत सारे काम करता है, दिखता नहीं है। आपकी ब्रेन की हेल्थ, आंखों की हेल्थ, आपके ऑर्गन्स के लिए मैसेंजर का काम, हार्मोन्स को कैरी करने का काम, आपके भोजन को ले जाने का काम, आपकी ब्लड की कोशिकाओं को ट्रैवल कराने का काम, आपके ऑक्सीजन को डिलीवर करने का काम। इसलिए जब आप थके हुए होते हैं, 1 गिलास पानी पीते हैं, आपको बहुत रिफ्रेशिंग फील होता है, क्योंकि जैसे ही ये कैरियर आपके ब्लड में जाता है, आपके ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। और ये पानी केवल 20 मिनट में अगर आप खाली पेट हैं तो आपके पूरे शरीर में पहुंच जाता है, बशर्ते ये वो पानी होना चाहिए जो आपको जीवन दे सके, ना कि आपका जीवन दे सके। तो 20 मिनट के अंदर 1 गिलास पानी आपको जीवन दे देगा, बशर्ते वो सही पानी होना चाहिए। आज की तारीख में होने वाली मैक्सिमम बीमारियां क्रॉनिक डिहाइड्रेशन की वजह से, चाहे वो किडनी का स्टोन हो, पेट के अल्सर हो, यूरिन का इन्फेक्शन हो, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, सोरियासिस, थायराइड, एस्थमा, एंजाइटी, नींद नहीं आ रही, याददाश्त की बीमारी, पीसीओडी, इनफर्टिलिटी, क्रॉनिक डिहाइड्रेशन से रिलेटेड इश्यूज हैं। सब सही करते हैं, लेकिन शरीर में पानी की मात्रा को हम सही नहीं करते, क्योंकि हम ये मानते हैं कि पानी तो हम रोज पीते ही हैं। तो फिर इसमें क्या बदलने की जरूरत है? गंगा जी को हम पूजते जरूर हैं, लेकिन पूजते क्यों हैं ये हमें आज तक भी पता नहीं पता। बस ये सब कर रहे हैं, इसलिए हम ऐसा करे जा रहे हैं। तो एक कहानी आपको बताता हूं। एक हॉल था जिसके अंदर 5 बंदर थे, उसमें सीढ़ियां लगी हुई थी, ऊपर स्टैंड के ऊपर केले रखे हुए थे। एक बंदर उस पर चढ़ता है और जैसे केले खाने के लिए जाता है, ऊपर से बारिश हो जाती है और बंदर उसे मारने लग जाते हैं, क्योंकि जैसे ही वो केले को छूने गया और बारिश हो गई। अब जैसे ही बारिश रुकी तो दूसरे बंदर ने सोचा कि एक बार फिर से ट्राई किया जाए, केले खाने की कोशिश करी जाए, क्या पता इस बार बारिश ना हो। तो दूसरा बंदर चढ़ा, जैसे ही केलों को छुआ, बारिश फिर से हो गई कमरे के अंदर। उस बंदर की भी फिर से पिटाई कर दी गई। अब उस हॉल में मातम ये था, मतलब माहौल, कि जब भी कोई बंदर केलों को छूने जाए खाने के लिए, बारिश हो जाए और बाकी बंदर उसको मिलकर के पीटे, क्योंकि उनको प्रॉब्लम ये थी, केला नहीं मिल रहा अलग बात है, लेकिन हर बार बारिश हो जाती है और सारे बंदर भीग जाते हैं। अब क्या हुआ? अब एक बंदर को उसमें से निकाला गया और नए बंदर को अंदर डाला गया, जिसको पता ही नहीं कि इस कमरे में क्या माहौल चल रहा है। जैसे अभी इस मीटिंग में अचानक से कोई आदमी आ जाए, किसी को पता नहीं लगेगा, डॉक्टर प्रमोद को देख के लोग इतनी तालियां क्यों बजा रहे हैं। तो ऐसा ही माहौल उसमें हो गया। नए बंदर को डाला गया, वो बंदर अब ऊपर चढ़ा, केला खाना ही था, उसको तो कहानी नहीं पता, लेकिन जैसे ही वो चढ़ने लगा पिटाई चालू हो गई। उसे समझ ही नहीं आया कि भाई साहब ये क्या हो गया। फिर दूसरे बंदर को चेंज किया गया, पिटाई करी। लेकिन अब तक जो नए बंदर थे वो ये समझ चुके थे कि जब भी कोई केला को छूने जाए तो उसकी पिटाई करनी है। वो इस गैंग में शामिल हो चुके हैं। तीसरा बंदर चेंज, चौथा बंदर चेंज, पांचों बंदर चेंज, पांचों बंदर चेंज हो चुके हैं। परंपरा चालू, लेकिन परंपरा चल निकली है। जैसे ही कोई बंदर केले को छूने जाएगा उसकी पिटाई करनी है। अब बारिश हो नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बंदरों की पिटाई करनी है। तो हम क्यों करे जा रहे हैं हमें पता ही नहीं है। हम गंगा जी को क्यों पूज रहे हैं ये हमें पता ही नहीं है। क्यों इसके जल का अर्पण हर जगह किया जाता है हमें पता ही नहीं है। हम बस करे जा रहे हैं, लेकिन एक बार भी हमने अपने इतिहास में जाकर के जानने की कोशिश नहीं करी कि इस गंगा में वो शक्तियां क्या है जो किसी को भी मोक्ष दिला सकती है। वाह वाह वाह, बस चलो वाह।
तो हमने जाना, हमने समझा कि पानी में शक्तियां हैं, तो ऐसा पानी हम पीने लगे। ऐसा पानी जिसमें एल्यूमिनियम, जहर, लेड मिला हुआ है, इतना ही जाना। यूएस काउंसिल फॉर एनवायरमेंट क्वालिटी कहता है कि कैंसर रिस्क उन लोगों का बढ़ जाता है 93% जो क्लोरीनेटेड पानी पीते हैं। ये भी जरूरी है, ये भी जरूरी है। मैंने भी ऐसे ही पाले बच्चे, एक हाथ में किताब और एक हाथ में बच्चा। बड़े जरूरी है। ये डेडिकेटेड मदर है, ये इस सेशन में आई है, बच्चा भी छोटा, क्योंकि बहुत सारी माएँ यहाँ आई नहीं है। बच्चा छोटा है, इसको कौन देखेगा, कौन रखेगा। समस्याएं खत्म ही नहीं हो रही लोगों की, कुत्ते रास्ते रोकना छोड़ ही नहीं रहे। तो लोग आए, चाहे कैसे भी आए, इस हॉल में कितनी भी प्रॉब्लम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एसी नहीं चल रहा हो, गर्मी लग रही हो, लेकिन लोग सुन रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। तो यूएस काउंसिल ने कहा कि 93% खतरा बढ़ जाता है क्लोरीनेटेड पानी पीने से। और हमारे यहाँ सब जानते हैं कि पानी को साफ करने की टेक्निक, एंटी बैक्टीरियल और एंटी इन्फेक्टिव बनाने की सिर्फ एक ही टेक्निक है, वो है क्लोरीन मिलाना। पर हमारी मजबूरी है, क्योंकि ये सबसे सस्ती टेक्निक है और दुनिया के अंदर क्लोरीनेटेड पानी पीना बैन है, क्योंकि इससे आपके मरने की संभावनाएं बढ़ जाती है। पूरा इंडिया यही पानी पी रहा है और इसीलिए हम पूरे विश्व में 120वीं रैंक पर आते हैं पीने के पानी में। 122 देशों में 122 देश। हमारे पीछे बस 2 ही रह गए, हमें सिर्फ थोड़ी देर के लिए खड़ा होना है। और हम किसी साइड से तो फर्स्ट आ जाएंगे। हाँ, स्कूल में ये भी कंपटीशन चलता है कि आगे से तो नहीं, पर पीछे से तो बस आ ही जाऊंगा। सही है। हमारी क्लास में एक बच्चा था, मेरा आज भी बहुत अच्छा दोस्त है। हम साथ में 4th से लेके 9th, हाँ 4थी से लेके 9वीं क्लास तक हम एक साथ ही पढ़े हैं। अच्छा हुआ उतना हमारा पढ़े थे साथ में। साथ में नहीं, जीवन में हर एक से सीखने के लिए बहुत कुछ है। आप किसी को भी कम मत आकिए, जीवन में हर एक के पास बहुत कुछ है आपको देने के लिए, है ना। लोगों को ऐसे मत कीजिए। एक कमजोर आदमी भी बहुत बड़ा बन सकता है एक दिन, है ना। हर एक के पास बहुत पावर्स है। तो वो मेरे साथ पढ़ता था, हम साथ में स्कूल जाया करते थे, घर हमारे पास में थे, रोज शाम को साथ में खेलते थे। स्कूल में गए, एग्जाम हुए, ज़्यादातर मेरे कॉपियों से वो टीप लिया करता था, दोस्त हैं तो कॉपियाँ दिखाते, और मेरा दिल बहुत खुला है कि ठीक है यार नंबर ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है, सबका पास होना जरूरी है, सबके साथ सबका विकास। आज भी यही है। तो वो आया घर पे, उसने कॉपी दिखाई, उसके पापा मेरे घर आए मारते हुए उसको। मैंने कहा अंकल जी क्या हो गया, इसने क्या कर दिया? बोले इसके 10 में से 10 नंबर आए। इसके 10 में से 10 नंबर आए और मुझे विश्वास है ये हो ही नहीं सकता। मैं कहा नहीं अंकल जी, मैंने इसको कॉपी दी थी अपनी, आए होंगे। तो देखो उनका विश्वास। वो उस कॉपी को लेकर के टीचर के पास गए स्कूल में, अगले दिन आ गए वहां। मेरे को अरे अंकल जी यहाँ पे भी आ गए कि मेरे बेटे की कॉपी है, मेरे बेटे ने इतना अच्छा लिखा है, इसको 10 में से 10 मिले। 10 में 10, इसके तो 0 आया था ना। हाड़ा जी ने कहा ना, सिर्फ उस एक का खेल है कि आप किधर लगाते हो। उस एक का खेल है कि आप किधर लगाते हो। उसने समझदारी से सही जगह लगा दिया। ये अलग बात है कि वो पकड़ा गया, है ना। तो ऐसे ही समझदारियां हमारे देश में बहुत सारी हो रही है। डंडा इधर उधर लग जा रहा है, किसी के तो घुस ही जा रहा है। लेकिन जापानीज ने समझा, हमने नहीं समझा कि गंगा के पानी में क्या शक्तियां हैं, पर जापानीज ने समझा, वहाँ के डॉक्टरों ने समझा, वहाँ के साइंटिस्टों ने समझा। उन्होंने रिसर्च करी और उन्होंने देखा कि गंगा के पानी में कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो उसको प्रकृति देती है। उसके बहने से वो शक्तियां उसमें आती है, पहाड़ों से उतरने पे, कैलाश पर्वत से नीचे उतरने में वो शक्तियां उसमें आती है, पत्थरों से टकराने पे वो शक्तियां उसमें आती है। क्योंकि बहुत सारे लोग तो पत्थरों से टकराने में डर जाते हैं ना, लेकिन शक्ति भी उसी से आती है। जब कोई ये कहता है कि मैं तो नहीं लूंगा, मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा, वही आपको असली शक्ति देगा। गंगा जल की शक्ति वही आपको देगा, क्योंकि वही वो पत्थर है जो आपका रास्ता रोकेगा और आप उसे भेद के आगे निकल जाओगे। इसलिए मैं कहता हूं कि आज आपका जिगर मजबूत करने आया, ताकि आपको दस्ते नहीं लगे सोशल मीडिया के ऊपर कोई भी बकवास सा वीडियो देखकर। तो इन्होंने ये देखा कि पानी के अंदर हम वही चीज क्रिएट कर सकते हैं
उस पानी में जो रुका हुआ है, जो बांध पे रुका है, टंकी में रुका हुआ है, उसका इलेक्ट्रोलिसिस करके, जब हम उसका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, उसमें हाइड्रोजन आ जाता है जो बहुत ही पावरफुल एनर्जी रखता है, लेकिन फिर भी पानी पानी ही रहता है। H2O इलेक्ट्रोलिसिस के बाद भी H2O ही रहता है, जहर नहीं बन जाता। समुद्र मंथन के बाद विष और अमृत दोनों अलग हो गए थे, लेकिन अमृत ही पिया गया था। विष तो गले जी, जो शिव जी हैं उन्होंने अपने गले में धारण कर लिया था। यहां शिव जी मत बनो, आपको अमृत पीना है। जापानीज ने टेक्नोलॉजी दे दी आपको पीने की, है ना, बनाने की टेक्नोलॉजी उन्होंने। तो उन्होंने देखा इलेक्ट्रोलिसिस जब हम करते हैं पानी का, पानी H2O रहता है, लेकिन उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिकल करंट की वजह से और मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन उसमें डेवलप हो जाता है, जैसा कि आप झरनों के पानी में देखते हैं। और इस पानी में एंटीऑक्सीडेंट, अल्कलाइजेशन, माइक्रो क्लस्टरिंग के गुण आ जाते हैं, जो प्राकृतिक रूप से गंगा जल के अंदर हैं और उन सब पानी में है जिसे दुनिया भर में पूजा जाता है। जहां पे भी दुनिया में नेचुरल सोर्सेस ऑफ वाटर को देखा गया, ये देखा गया कि रीस्ट्रक्चर्ड, आयनाइज्ड और माइक्रो क्लस्टर्ड वाटर वहां पे पाया जाता है। जिस भी चीज में जीवन है, चाहे वो पहाड़ों के गिरते हुए झरनों में हो, चाहे वो ग्लेशियर्स का पानी हो जैसा हमारे गंगा जल है, चाहे वो पेड़ पौधों के पत्तियों में अंदर बसा हुआ पानी है, क्योंकि वो जीवित है और उस पानी में भी जीवन है। तो ये सारे गुण उस पानी में देखे गए और ऐसे ही गुण एक मशीन से जापानियों ने डाल दिए, उसके अंदर मंत्र फूंक दिए उस मशीन के अंदर कि अब ये तुम्हें गंगा जल बना करके दे देगी। तो इस पानी में गुण देखा गया कि जैसे ही हमने इसको इलेक्ट्रोलाइज किया, इसे आयनाइज किया, इसको इलेक्ट्रिकल करंट से निकाला, इसका स्ट्रक्चर चेंज होके माइक्रो क्लस्टर हो गया। ये अपने 4 स्ट्रक्चर में पानी आ गया और सेल के अंदर आर पार होने के लिए हमारे जो छिद्र हैं उनकी साइज फिक्स है और ये पानी बहुत आराम से आपकी कोशिकाओं में जाता है और आपको हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है, जिसको समझाने के लिए पीटर एग्रे को 2003 में नोबेल प्राइज मिला, जिन्होंने बताया कि पानी पीना मात्र काफी नहीं है, पानी की एक साइज, उसका स्ट्रक्चर होना जरूरी है, तभी वो आपकी कोशिकाओं में पूरी तरह जाकर के हाइड्रेशन पैदा कर पाएगा। और इन पोर्स को एक्वापोरेंस बताया गया। तो जब हम पानी को इलेक्ट्रोलाइज, आयनाइज करते हैं तो पानी माइक्रो क्लस्टर्ड और रीस्ट्रक्चर्ड होकर के हमारी कोशिकाओं में बहुत आराम से जाता है, इसलिए ये पानी आपको ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है। मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन एनर्जी का वो सोर्स है जो सूरज की रोशनी से हमें मिलता है। सूरज क्या है आपको पता है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बम का सबसे बड़ा गोला, प्योर हाइड्रोजन। सूरज की किरणों में आपको हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की एनर्जी मिलती है, लेकिन यहाँ पानी में आपको एनर्जी मिल रही है और सीधा जब आप इसे अंदर लेते हैं तो सूर्य का प्रकाश आपके शरीर में हो जाता है अंदर से, बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं है। कोई आवश्यकता नहीं कि आप सुबह 6 बजे उठे अपने मेलेटोनिन को जगाने के लिए, क्योंकि अब वो रोशनी आपके अंदर जा चुकी है। क्या बात, कितना सरल। तो लेट तक सो सकते हैं। मैं आपको आसान रास्ते बताऊंगा जो मात्र $4000 का है। सही है। तो हमारे शरीर की भी एक पीएच है, अलग अलग चीज की एक पीएच है। शरीर को अल्कलाइन कीजिए, ऐसा कीजिए, वैसा कीजिए, और हम नीले पीले रंगों में कई बार उलझ जाते हैं। HCl एसिडिक 1-2 pH, नींबू एसिडिक, विनेगर एसिडिक, वाइन एसिडिक, कॉफी एसिडिक, बेकिंग सोडा एल्कलाइन, ड्रेन क्लीनर एल्कलाइन, साबुन एल्कलाइन, अमोनिया एल्कलाइन, पी लो। नीले पीले रंगों की दुनिया में उलझ करके लोग बाग न जाने क्या क्या खरीद लेते हैं ऑनलाइन। कोई जग खरीद रहा है, कोई जार खरीद रहा है, कोई पुप्पाड़ियां खरीद रहा है, पुप्पाड़ियों में पानी भर के नीचे से निकाल रहे, खुद की पुप्पाड़ी खुल गई। सस्ते के चक्कर में कुछ भी करे जा रहे हैं। अरे साइंस है भैया, साइंस, इट्स ऑल साइंस। इलेक्ट्रोलाइज्ड, reduced, ionized water could change your life। यस। नीला पीला पानी, पुप्पाड़ियों से निकलने वाला पानी आपका जीवन नहीं बदलने वाला। डॉक्टर ओटो हेनरिच बर्बर कहते हैं कि कैंसरस सेल्स आर
एसिडिक, है ना। उन कोशिकाओं को जब हम जांच करते तो एसिडिक हो जाती है। आपके टिश्यूज यूजुअली अल्कलाइन होते हैं, लेकिन ब्लड का जो पीएच है वो हमेशा कांस्टेंट है, 7.35 से 4.5 के बीच में। तो जब भी आप ब्लड टेस्ट कराएंगे पीएच हमेशा एक जैसा ही आएगा। पानी आपके ब्लड की पीएच कभी भी चेंज नहीं करता, ये आपकी कोशिकाओं को हेल्दी करता है, कोशिकाओं की पीएच को मेंटेन करता है। कोशिकाएं खराब होती है तो वहां बीमारियां आती है। तो कोशिकाएं क्यों बीमार होती है? ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। तो हमें क्या लेना है? एंटीऑक्सीडेंट। तो जितना हम एंटीऑक्सीडेंट लेंगे उतनी हमारी कोशिकाएं जो है वो उस वातावरण में रहेगी जिस वातावरण में उनको सही ढंग से काम करना चाहिए, तो उसमें कैंसर जैसी बीमारियां नहीं आएगी। तो एक ग्लास पानी पी के हम 64 सेब के बराबर एंटीऑक्सीडेंट ले सकते हैं, ताकि हमारी कोशिकाओं का जो पीएच है वो सही मेंटेन रहे और हमारी कोशिकाओं में कैंसर जैसी बीमारियां नहीं आए, हमारे शरीर में हार्ट अटैक लकवे जैसी बीमारियां नहीं आए। कितने ग्लास पानी पी के 64 सेब के बराबर एनर्जी ले सकते हैं हम? एक ग्लास। पर मैं तो फिर भी सेब ही खाऊंगा, मैं तो ठेले वाले के पास जाके रेट पूछूंगा, फिर आगे जाऊंगा, फिर अगले से पूछूंगा और फिर आगे जाऊंगा जब तक मेरा घर नहीं आ जाए, और मैं सबको बताऊंगा कि मैं सेब रोज खाता हूं। शिवा कहाँ गया? शिवा बाहर गया। कोई छोटा बच्चा है यहाँ पे तो रोने वाला? ये आ गया इधर। ये किसका बच्चा है? इधर आओ। शिवा ये क्या? शिवा इधर आओ। एप्पल खाना आसान है, पानी पीना आसान है? पानी पीना आसान है, एप्पल खाना मुश्किल है क्या? करेला खाना आसान है, पानी पीना मुश्किल है? पता ही नहीं करेला क्या है। करेला पता है तुम्हें? बच्चों का दुश्मन होता है। लौकी? लौकी पसंद नहीं है? पानी पी सकते, लौकी नहीं खा सकते? है? मेरा बच्चा लौकी नहीं खाता, ये कद्दू नहीं खाता, करेले नहीं खाता, कौन बोल रहा है? पिलाओ ना पानी। जब सामने बता दिया कि 64 सेब के बराबर एंटीऑक्सीडेंट है, 38 गाजर के बराबर एंटीऑक्सीडेंट है, 5 किलो पालक के बराबर एंटीऑक्सीडेंट है, तो कहां जरूरत आ रही है उस बच्चे के मुंह में पालक ठूसने की? जो उसको पसंद है खिलाओ, जो नहीं पसंद है उसकी पूर्ति इस पानी से कर लो, क्योंकि अल्टीमेटली हमें शरीर को एनर्जी ही तो देनी है, आपके सेल्स को चलाने के लिए एनर्जी देनी है, वो यहां से पूरी हो जाएगी। बैलेंस। आसान काम करिए, आसान काम करिए, क्योंकि आसान काम की कीमत बहुत आसानी से चुकाई जा सकती है, मात्र $4000। सही है। चेंज योर वाटर, चेंज योर लाइफ। डॉक्टर डेव कारपेंटर फिजिशियन ये कहते हैं केवल पानी बदलने की आवश्यकता है, आपको केवल सही पानी को सही तरीके से समझने की आवश्यकता है, और अगर आप सही पानी का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपका जीवन वाकई ही बदल देगा, आपके शरीर में बीमारियां आने से आपको बचा लेगा। डॉक्टर हिरोमी शिनिया वर्ल्ड के टॉप 10 गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, जिन्होंने कोलोनोस्कोप का इजाद करा, इन्होंने 3 लाख लोगों की कोलोनोस्कोपी करी, दूरबीन की जांच। कोलोनोस्कोप, एंडोस्कोप क्या होता है जो ऊपर से डालते हैं, कोलोनोस्कोप जो नीचे से डालते हैं। इन्होंने डाला क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि तुम्हारी जांच करके तुम्हें समझ में आएगा कि पानी क्या फर्क डाल सकता है। तो 3 लाख लोगों का डेटा जो है इन्होंने अपनी किताबों में लिखा कि पानी आपकी आंतों को कैसे बदल देता है, और ये वीडियोस आपको YouTube पे मिल जाएंगे। इनके किसी भी पेशेंट को दोबारा कभी कैंसर नहीं हुआ, 0 रिकरेंस, क्योंकि इन्होंने एक डाइट बनाई, शिनिया डाइट, जिसमें सही खान पान और पानी के अलावा कुछ नहीं बताया। उन्होंने बताया कैसे कैंगन पानी इन मरीजों की मदद करता है, और पूरे वीडियोस इन्होंने YouTube पे अपलोड करें इस पानी को पीने के बाद कैसे आपकी आंतें एक छोटे बच्चे की आंतों की तरह हो जाती है। अब मुझे बताओ, मुझे भी पानी समझाने के लिए कोलोनोस्कोप डालना पड़ेगा क्या? ऐसे ही समझ जाओ भैया, बहुत दर्दनाक होता है। इधर से डालना मुश्किल है, उधर से तो कैसा बचता होगा। तो ये कर चुके रिसर्च, पर कुछ स्मार्ट पीपल अभी भी कर रहे हैं, उनको कोलोनोस्कोप की जरूरत है। डॉक्टर रॉबर्ट जी राइट, अमेरिकन एंटी कैंसर इंस्टीट्यूट, ये लिखते हैं कि 11.5 pH का पानी, 11.5 हाईली अल्कलाइन वाटर, इस पानी में जब आप सब्जियों को डालते हैं तो उनके सारे पेस्टिसाइड और केमिकल निकल जाते हैं। केवल ये ऐसा नहीं लिखते, इंटरनेशनल पब्लिकेशन पबमेड वो भी इस चीज को पब्लिश करता है, ऑथेंटिकेट करके कि बिल्कुल ये जो पानी निकला, इसकी जब स्टडी करी गई तो इसमें फल सब्जियों के 80 से 90% पेस्टिसाइड और केमिकल जो है वो निकल चुके थे।
अप्रूव्ड, अक्लेम्ड, फिर भी हम लोगों की सलाह के ऊपर जाते हैं, तथ्यों के ऊपर नहीं जाते। ये क्या हुआ भैया? अचानक से बराक ओबामा आए थे, वापस उसी स्लाइड पे जाओ, नीचे इधर से स्लाइड करो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, और नीचे और नीचे और नीचे और नीचे और नीचे और नीचे, कम डाउन कम डाउन कम डाउन, नीचे आओ नीचे आओ नीचे। हाँ यस, बराक ओबामा कार्डियोलॉजिस्ट, पम्पेट स्टडी। हाँ इसको खोलो, ठीक है, स्लाइड शो। तो इनको तो आप जानते ही होंगे, यूएस के प्रेसिडेंट 23-24 साल से ये ऐसा पानी पी रहे हैं, है ना। और इनके कार्डियोलॉजिस्ट ये इनको सलाह दे रहे हैं कि आप ऐसा पानी पीजिए, उसका आपका हार्ट स्वस्थ रहेगा, आपको हार्ट अटैक जैसी बीमारी नहीं आएगी। क्योंकि मैं आपका कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, आपके हार्ट का डॉक्टर हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आपका हार्ट सुरक्षित रहे, उसके लिए आपको एक अच्छा पानी पीना चाहिए, अपने जीवन में शामिल करना चाहिए। कि दुनिया भर में लोग हार्ट की बीमारियों से ज्यादा मर रहे हैं। ताज्जुब की बात है कि इस बंदे को अभी तक ये पानी पीने से कोई बीमारी नहीं हुई। क्योंकि कई लोगों का तो मानना है पानी जहर है। ये पानी पानी ही नहीं है, ये जाने क्या है। बिल्कुल मत पी लेना, कुछ हो जाएगा तुम्हें। ये बच गए, बराक ओबामा जी बच गए, इस कार्डियोलॉजिस्ट का शिकार हो गए थे। वरना वो जो इस कार्डियोलॉजिस्ट का शिकार नहीं हुए, वो दूसरे डॉक्टरों का शिकार हो गए, जिन्होंने उनको सलाह दे दी कि कोई जरूरत नहीं है $4000 खर्च करने की, पैसा बर्बाद मत करना, ये पैसे की बर्बादी है। $4000 बचा के रख, ये तेरे काम आएंगे जब तू डॉक्टर प्रमोद के पास अस्पताल में जाएगा। मैंने क्या कहा, एक आधा को तो लेके जाऊंगा अपने साथ, क्योंकि उसके संपर्क में, उसकी गली नुक्कड़ गली कूचे में कहीं ना कहीं कोई ऐसा सलाहकार है जो उसके $4000 बचा के ही रहेगा। और उसका विश्वास मेरे से ज्यादा उस नमूने के ऊपर है जिसे ABCD नहीं पता किसी भी चीज की। बात यह है कि इस पानी को पी करके ये लोग भी नहीं मरे अभी तक। रजनीकांत, ऋतिक रोशन, रविशंकर जी, शिल्पा शेट्टी, ये दिन ब दिन और जवान होते जा रहे हैं। शिल्पा शेट्टी की जवानी तो भाई साहब खत्म ही नहीं हो रही है, शायद खत्म ही नहीं होगी। 20 साल का युवा तो छोड़ो, 80 साल का आदमी भी इसका आशिक बना बैठा है। ऐसा क्या चमत्कार कर दिया गंगा जल रूपी इस पानी ने इसके शरीर पे, है? ये रुक ही नहीं रहे। एकता कपूर, इंडिया के अंदर ये बड़े बड़े लोग इस पानी को पी रहे हैं। विराट कोहली, शर्मन गिल, नीरज चोपड़ा, जैवलिन थ्रोअर, उसका जैवलिन आके आपके पिछवाड़े में लगेगा तभी आपको समझ में आएगा। ये लोग भी नहीं मरे और उल्टा हेल्दी होते जा रहे हैं, फिट होते जा रहे हैं, बिल्कुल मेरे जैसे दिखने लग गए हैं। एक बार फिर ताली बजा दो इसी बात पे। सिर्फ इंडिया ही नहीं, देश विदेश के बड़े बड़े सेलिब्रिटी ये सब इस पानी को इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि दुनिया को, समझदार लोगों को ये पता है कि हमारा भोजन और पानी अगर अच्छा और स्वस्थ रहेगा तभी हम हेल्दी हो पाएंगे। और इसीलिए यहाँ के लोगों को समझाने के लिए इस पानी का जिक्र अब किताबों में होने लगा। और सेकेंड ईयर की किताब कम्युनिटी मेडिसिन की बुक के अंदर इस चैप्टर को जोड़ दिया गया है, जिसकी हेडिंग इलेक्ट्रोलाइज रिड्यूस आयनाइज वाटर नहीं है, कैंगन वाटर है, स्पेसिफाइड नेम के साथ, ताकि आप फुफाड़ियों के चक्कर में अपनी फुफाड़ी ना बजा ले, आपको सही चीज ही समझ में आए, फिर भी कहीं भी तो बजेगी। और मैं धन्यवाद देता हूं डॉक्टर चंद्रकांत संभाजी पांडव का, कि जिनकी वजह से चैप्टर इस किताब में जुड़ा। पद्मश्री अवार्डेड, ये अपना पद्मश्री अवार्ड व्हील चेयर पर लेने गए थे, लेकिन आज स्टेज पे खड़े होकर के नाच के लोगों को बताते हैं कि इस पानी ने कैसे इनका पार्किंसनिज्म ठीक कर दिया। आयोडीन मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, नमक के अंदर आयोडीन मिलाने से घेंगा रोग ठीक हो जाएगा। इसका कंसेप्ट इन्होंने ही दिया था, इसीलिए इन्हें डॉक्टर कम साइंटिस्ट दोनों कहा जाता है, और इसीलिए इनको पद्मश्री अवार्ड भी मिला है। अब हम इस आदमी की भी ना सुने तो क्या ही फर्क पड़ता है, $4000 तो लगने ही है।
और सिर्फ ये और मैं ऐसा नहीं कह रहे, दुनिया भर में बहुत सारे डॉक्टरों ने अपने रिसर्च पेपर्स जो उन्होंने पेशेंट्स में देखा, बहुत सारी किताबों में लिखा और ये समझाया कि पानी कैसे शरीर में काम करता है, कैसे आपका जीवन ये बदल सकता है। बस लोगों के दिमाग को भिगो भिगो के पानी में साफ करने की जरूरत है, क्योंकि केमिकल और पेस्टिसाइड इतना घुस चुका है भेजे के अंदर कि बात समझ में आ ही नहीं रही लोगों को। 11:30 भरे उनके दिमाग में। मनुष्य का सबसे सच्चा साथी उसका स्वास्थ्य है। जिस दिन स्वास्थ्य ने हाथ छोड़ा, मनुष्य हर रिश्ते पर बोझ बन जाता है। आज अगर शरीर को वक्त नहीं दोगे तो कल बीमारी तुम्हारा सारा वक्त और पैसा दोनों छीन लेगी। बात केवल $4000 की है, आपको किस तरफ खर्च करना है, इंदौर में या कोटा? धन्यवाद। क्या